जरा सोचो कि आपको एक राजा का 5,000 साल पुराना खजाना मिल जाए और खजाना देखते ही आपके साथी आपको धोखा देकर खजाना हड़पना चाहे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि खजाना ढूंढने के लिए एक गुफा के अंदर जा रहे थे। तभी वहाँ पर उनका सामना एक बड़ी छिपकली से होता है। पहले तभी सीन वहाँ से चेंज होता है और हमें जीरो नाम के एक जापानीज जनरल को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जा रहा था। तभी वह देखता है कि उसका भाई जिसका नाम तारो था वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पार्टी कर रहा था। यह सब देखकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और तारो पर गुस्सा करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि चीन पर जापान अपना कब्जा करना चाहता था, इसलिए जापान ने अपने सबसे काबिल ऑफिसरों को चीन भेजा था ताकि वह लोग चीन पर अंदर से कब्जा कर सके। और इन्हीं में से दो भाई तारो और जीरो भी थे, लेकिन तारो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वहाँ पर पार्टी कर रहा था, इसलिए जीरो उस पर चिल्ला रहा था। तभी किताब को छीन लिया था जिसमें बहुत सारे छुपे हुए खजानों का राज लिखा हुआ था और चीनी उस किताब को पाने के लिए बार बार उस पर हमला कर रहे थे। इसलिए जीरो ने उस किताब को तारो को सौंपा था ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, लेकिन वह लापरवाह हो गया था। फिर जीरो उसको आखिरी बार समझाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो अपने सिपाहियों को उस किताब की रक्षा करने के लिए वहीं पर छोड़कर जाता है। तभी तारो पे एक लड़की हमला कर देती है जो कि उसी की दोस्त थी, लेकिन वह चीनी थी और वह कहती है कि यह हमारी चीनी की अमानत है और इसे तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। और वह दोनों लड़ने लगते हैं। तभी तारो उसकी तलवार लेकर उसको मार देता है। तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आकर उस किताब को छीनकर भागने लगता है, लेकिन जीरो के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो आदमी किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाते ही जीरो के आदमी चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। फिर वो आदमी अपना नकाब बताता है और हम वहाँ पर यून को देखते हैं। तभी उसको बचाने के लिए वहाँ पर सुई नाम की एक लड़की आ जाती है और वो दोनों मिलकर उनको मारने लगते हैं। तभी तारो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन यान और सुई का एक तीसरा साथी स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था और वो एक एक करके तारो के आदमियों को मारने लगता है। यह देखकर तारो वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर इतने सारे आदमी थे कि वह तीनों मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर उन तीनों के गुरु फिंग वहाँ पर आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। तभी तारो फिंग पर हमला करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन फिंग उसे देख लेता है और उसको बंदी बना लेता है। तभी वहाँ पर जीरो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उनको मारने के लिए वहाँ पर तोपे बिछाने लगता है। यह देखकर फिंग उससे कहता है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। लेकिन जीरो अपने देश के प्रति इतना वफादार था कि वो अपने भाई का सोचे बिना उन पर हमला करवा देता है। लेकिन यान और सुई वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और जंगल में जाकर अपने साथियों से मिलते हैं। वहाँ पर वू मिंग नाम का एक आदमी अपने अंकल के बारे में पूछने लगता है। तभी हमें उनसे कहता है कि उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह सुनकर वू मिंग फिंग को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन यान और बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं। तभी यान वू मिंग को एक छाता देता है और कहता है कि फिंग ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था और यह देखकर वो शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर उनका एक आदमी आकर कहता है कि जापानी सैनिक जंगल में पहुँच गए हैं। यह सुनकर वह सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो सभी लोग जीरो और उसके आदमियों से बचते बचते एक शापित कोयले की खदान में पहुँच जाते हैं और यह देखकर जीरो और उसके आदमी खदान के बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर यान और बाकी के लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। तभी उनमें से किम नाम का एक आदमी कहता है कि जापानियों ने यहाँ पर हमारे बहुत सारे चीनी भाइयों की जान ली है, इसलिए हम इसको शापित खदान कहते हैं। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जापानी निंजा उन पर हमला कर देते हैं और उनके कुछ आदमियों को मार देते हैं। यान और बाकी के लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और यान कहता है कि पहले हमें इन लोगों की लोकेशन के बारे में जानना होगा, फिर हम उस पर हमला कर सकते हैं। तभी सुई को एक निंजा दिख जाता है, इसलिए वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उस पर दो निंजा हमला कर देते हैं और उसको घायल कर देते हैं। वो लोग उसको मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर वूमिंग आकर उसे बचा लेता है और वो निंजा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अगले दिन सुबह किम उनसे पूछता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि जीरो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तथा 5,000 साल पुराने खजाने के बारे में लिखा हुआ है और उसका नक्शा भी है। तभी किम कहता है कि हमें इसको ढूंढना चाहिए और इस खजाने को हमारी जिंदा की रक्षा के पीछे लगाना चाहिए और सभी लोग उसके लिए हाँ कह देते हैं और वह लोग उस किताब को खोलकर पढ़ने लगते हैं और उन्हें उनमें से एक नक्शा मिलता है। यान कहता है कि हमें इस पहेली को पहले सुलझाना पड़ेगा। तभी सुबह से शाम हो जाती
जाती है और हम देखते हैं कि वुमिंग एक नदी के किनारे बैठकर अपने अंकल को याद कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसके परिवार के वो दोनों आखिरी वंशज थे, क्योंकि जापानियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। तभी वहाँ पर वुमिंग चांद और पर्वत को देखकर उस खजाने की पहेली को सुलझा लेता है और वह जाकर उन सभी को उस पहेली का जवाब दे देता है और वह कहता है कि खजाना एक गुफा के अंदर है और वह सभी लोग फैसला करते हैं कि हम इस गुफा को ढूंढने के लिए कल निकल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह वह सभी लोग उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उस नक्शे की मदद से उस जगह पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वह सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही उनका सामना एक नरभक्षी से होता है जो उनके कुछ आदमियों को मार देता है, लेकिन यान वुमिंग और बाकी के लोगों को आगे भेज देता है और यान और एक आदमी उसको उलझा रहे थे। तभी वहाँ पर वो आदमी उस नरभक्षी पर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है और वह नरभक्षी मर जाता है। फिर वो दोनों वुमिंग और बाकी के पास पहुँच जाते हैं। आगे जाकर उनका मुकाबला उसी छिपकली से होता है जो उनका पीछा कर रही थी और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। वह सभी लोग खड़े होकर वहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर उस राजा का महल दिख जाता है। अंदर जाते ही उनको एक पत्थर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उस राजा की पत्नी की कब्र भी उस खजाने के साथ दफन की गई है और वह सभी लोग उस कब्र को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वहाँ पर एक बड़ा कमरा मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ था और वह समझ जाते हैं कि इसके पीछे ही राजा का खजाना होगा। तभी उनमें से एक मोटा आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा उसे नहीं खोलता और उसका हाथ गलती से एक सिंह के स्टेचू पर लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जहरीला धुआं बाहर आने लगता है और छुपे हुए हथियार भी उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो लोग किसी तरीके से बचकर वहाँ पर छुप जाते हैं। तब साथ ही साथ एक जंजीर में बंदी हुई कब्र भी मिलती है, लेकिन जल्द से जल्द खजाना उठाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। जैसे ही वह सभी लोग खजाना उठाने के लिए जाते हैं कि वह कब्र नीचे गिर जाती है, जिसे यान उसको साइड में ले जाकर उसको समझाने लगता है। लेकिन तभी किम यान पर गोली चला देता है और उनसे कहता है कि मुझे पहले से इस खजाने के बारे में पता था, लेकिन मैं अकेला इसको नहीं ढूंढ सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। इतना कहकर वह उनको मारने जा रहा था, लेकिन तभी वह गुफा एक श्रापित गुफा में बदल जाती है और वह लाश एक भूतिया का रूप ले लेती है और किम और उसके आदमियों पर हमला करने लगती है। लेकिन वह लोग बचकर फिर से उस खजाने को थैले में भरने लगते हैं। किम यह देखकर उन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वह लोग कहते हैं कि हमने भी इस खजाने को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। यह बात सुनकर किम को गुस्सा आने लगता है और वह एक आदमी पर गोली चला देता है। तभी वह भूतनी एक मोटे आदमी को मार देती है और फिर किम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसको भी मार देती है। तभी यान वुमिंग और सुई को कुएं के रास्ते से बाहर भेज देता है और वह खुद उस भूतनी से लड़ने के लिए उस गुफा में रुक जाता है। देखते ही देखते वो गुफा नीचे गिर जाती है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुमिंग और सुई पानी के रास्ते बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही जीरो उनको घेर लेता है और वह किताब मांगने लगता है, लेकिन चालाकी से सुई जीरो को बंदी बना लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी छिपकली आकर जीरो और वुमिंग को दूर फेंक देती है और जीरो के आदमियों को खाने लगती है। तभी जीरो अपनी जान बचाने के लिए उसके मुंह में बम फेंकने जा रहा था। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।